कई बार थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने बोला है स्टेटस को थोड़ा सा क्वेश्चन। और भीड़ कैसे कम करेगा? पेपर बिल्कुल ही सरल नहीं बनाएगा। आपके वहम होना अगर कि पेपर सरल बनेगा तो ना सवाल ही पैदा नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो आपको सिखाएगा किस प्रकार से एग्जाम जो है पास की जाती हैं। सीईटी का 40% का जो क्राइटेरिया है, अधिकांश लोग इस बारे में बताते हैं कि इजी सा है, 40% आसानी से आ जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको वह कड़वा सच बताने वाला हूं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप, ये एक क्लिप है, आप इसको जरूर सुनेंगे, सुनिए। हमारा हमारा प्रयास है कि जो क्वेश्चंस हैं कई बार थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने बोला है स्टेटस को थोड़ा सा क्वेश्चन रिकॉल कम करें, रिकॉल वाले क्वेश्चन कम करें, अंडरस्टैंडिंग वाले थोड़े बनाएं, अप्लाइड वाले बनाएं, एनालिसिस वाले बनाएं। तो सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आगे वाले पेपर्स मॉडरेट लेवल के होंगे, सभी पेपर्स। और जो बच्चा समझेगा वो आगे बढ़ेगा, जो बच्चा सिर्फ रटेगा वो शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब देखिए, इन्होंने इस वीडियो में 3 नाम लिए थे, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइड और एनालिसिस। तो ये तीनों के तीनों वर्ड एक बार मैं यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं। अंडरस्टैंड, एनालिसिस और अप्लाइड। एक और इन्होंने मुख्य बात जो बताई है वो यह बताई है कि हमारे जो पेपर सेटर्स हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप रिकॉल वाले क्वेश्चंस कम करें। रिकॉल वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जैसे मान लो कोई भी एक नॉर्मल सा प्रश्न है, रटने वाला प्रश्न है, जैसे महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था, वो आप सबने रट रखा है। एग्जाम के टाइम पे अगर आपके दिमाग ने उसको रिकॉल कर लिया तब तो आप पास हो जाओगे। अगर आपके दिमाग ने उसको रिकॉल नहीं किया तो आपका वो सवाल गलत हो जाएगा। तो इन्होंने रिकॉल वाले प्रश्न है, जो एक तरीके से जुआ का आप उसको कह सकते हैं, इनको बहुत कम करने की कोशिश की है। कि इनकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि रिकॉल वाले प्रश्न हम डालें ही नहीं। हम प्रश्न ऐसे डालें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो। हम प्रश्न ऐसे डालें जिनको एनालाइज करके, जिन पर चीजों को आप अप्लाई करके और आप उस सवाल का हल निकाल सको। इस प्रकार के प्रश्न डालने का एक प्रयास करेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न डालेंगे तो ये हमारे राजस्थान के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। 40% लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर शिक्षा का जो पैटर्न लगातार चलता आ रहा है वह रोट लर्निंग आप उसको बोल सकते हैं, जिसको रटने की विधि से लर्न करना बोलते हैं। साइकोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा, रोट लर्निंग उसको कहा जाता है। अगर रोट लर्निंग के पीछे ही आप भागते रहे तो आप कभी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। और ये 40% यहाँ पर एग्जाम में लेके आना जो मुश्किल है, ये वाकई में इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर जो आप यहाँ 40% लेके आ जाते हो तो ऐसे मान के चलो नौकरी लगने का 90% चांस आपका इंक्रीज हो चुका है। लगभग 24-25 लाख के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। और जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उन बच्चों में से छटनी करके बहुत कम बच्चे रखे जाएंगे। राजस्थान पुलिस की भर्ती, जिसमें 9,000 से अधिक पद आने की तो पूरी संभावना है, हो सकता है उसमें भी और पद जुड़ जाए। सरकार जाते जाते जमादार ग्रेड सेकंड की भी बहुत बड़ी भर्ती करवा के जा सकती है, क्योंकि आबकारी विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये सिर्फ 40% नहीं है, ये आपकी नौकरी है, ये नौकरी आपकी, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसको हल्के में ना लें, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ऐसी बना दी है इसे बोल बोल के कि बहुत ईजी है, तो आप लोगों में फालतू का कॉन्फिडेंस आ गया, इसको फॉल्स कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो आपके अंदर आ चुका है। वही कॉन्फिडेंस मैं आपका दूर करने के लिए आया हूं, इसीलिए मैंने थंबनेल में भी यही लिखा था कि सीईटी का जो कड़वा सच है वो आपको मैं बताने आया। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम उन सब्जेक्ट्स को देखते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जिनके सिलेबस में किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव नहीं है। जैसा 2024 में सिलेबस था, डिट्टो वैसा ही सिलेबस है 2026 के अंदर। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, 3 सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो हमारे राजस्थान के विद्यार्थी उनके बारे में कम नॉलेज रखते हैं या उनको पढ़ना पसंद नहीं करते। जिनमें से प्रमुख सब्जेक्ट है एक साइंस, दूसरा है आपका इंग्लिश और तीसरा मैथमेटिक्स है। लेकिन इंग्लिश में किस प्रकार से आप इंग्लिश को कवर करें और साइंस को किस प्रकार से कवर करना है आपको, और मैथमेटिक्स में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, वह भी आपको बताऊंगा। एक मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, या आप मेरी सलाह मान सकते हो, आप मेरी सजेशन भी वह मान सकते हो अपना बड़ा भाई समझ के। तो वह यह है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। विशेष ध्यान रख लेना, आप टॉपिक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूरा सब्जेक्ट मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। जो हार्ड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो किसी भी सब्जेक्ट में जो हार्ड टॉपिक है, वो मैं आपको यही यूट्यूब पे करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये वो सब्जेक्ट है जिनमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हुआ है, और हमारी टीम ने प्रश्नों की संख्या
जो है वह आपके लिए मुझे दी है कि भई ये बच्चों को बताना है अपने को कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने की संभावना बन रही है। क्योंकि ये देखो कोई बोर्ड का ऑफिशियल डेटा नहीं है। ये डेटा हमने हमारे द्वारा जारी किया है, तो आप एक बार ये ज़रूर देख लें, ये टोटल मिला के आपके 120 प्रश्न हो जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में 120 प्रश्न आएँगे, 240 नंबर का आपका पेपर होगा और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, नकारात्मक अंकन होगा। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये अपन डिस्कस ही नहीं करेंगे। एग्ज़ाम की डेट के बारे में पता है आपको, लगभग 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर के अंदर। तो क्वेश्चंस देखें तो आप ये सब देख लो अच्छे से, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे अनुसार ये प्रश्न आने की संभावना है कि हिंदी से इतने आ सकते हैं, मैथ से इतने आ सकते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी से इतने आ सकते हैं। यहाँ जो पॉलिटी लिखा हुआ है, इसमें राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी हमने दोनों के बारे में लिखा है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम आगे देखते हैं वो सब्जेक्ट्स जिनमें कुछ हटा है, कुछ जुड़ा है, क्या-क्या चीजें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। सबसे पहले राजस्थान इकोनॉमी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो राजस्थान इकोनॉमी में हटाया क्या है? हटाया है ऊर्जा के जो सोर्सेस थे, एनर्जी सोर्सेस जो हैं, उनको रिमूव कर दिया गया है भई। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हटा दिया है और तापीय ऊर्जा को हटा दिया है। जो विंड एनर्जी है, इसको भी हटा दिया है। जो सोलर एनर्जी है, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। तो ये तो अपने क्या हो गए, हट गए। लेकिन ये हट गए, इसके साथ में जुड़ा क्या है आप वो देख लें। और जो जुड़ा है इनमें एक ये टॉपिक जुड़ा हुआ है देखो, वीबीजी रामजी, यानी कि विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। ये कैसे जुड़ा है और ये कहां से जुड़ा है ये मैं बता देता हूं। देखो, संसद का जो शीतकालीन सत्र हुआ था, विंटर वाला, उसमें संसद ने 8 विधेयक पारित किए थे। कितने किए थे? 8। 8 अधिनियम, और उन्हीं में से क्या है, एक ये है। 8 में से एक ये है। इसके साथ एक और मैंने अपनी करंट की क्लास में बताया था, शांति वाला, तो वो भी आप देख लेना, आपके करंट अफेयर में पूछ सकते हैं। तो ये जो करंट अफेयर की चीजें हैं, इस तरह की चीजें हैं, इनकी आपको टेंशन लेनी है। अब जैसे बीबीजी राम जी, ये मैं आपको अभी बता दूं अगर, तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो ये फुल फॉर्म तो याद हो गई, विकसित भारत ग्राम रोजगार आजीविका मिशन, इतना याद हो गया। इसके बाद क्या याद करना है, ये मनरेगा का स्थान लेगा। नरेगा जो अपना योजना थी, नरेगा का लेगा, नरेगा में काम दिया जाता तो 100 दिन को, ये में काम करते दिन को मिला हुआ 125 दिन को। अब राज्य और केंद्र में भी कोई वित्त विभाजन करे गयो है, के अनुपात में करे गयो है, अलग अलग राज्य में अलग अलग। जहां अपने राजस्थान के नहीं कोई सामान्य राज्य है, तो बीक ले कत्तो करे गयो है, अभी में भाई केंद्र देसी 60 और राज्य देसी 40। अगर पूर्वोत्तर राज्य का जो पूर्वोत्तर साइड का जो राज्य है या पहाड़ी राज्य जो है, बाकले केंद्र देखो 90% और राज्य का तो देखो 10% देखो। अब बचेड़ा कुछ इयान का केंद्र शासित प्रदेश, कुछ सिलेक्टेड केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके लिए केंद्र जो है वो पूरो को पूरो का तो देखो भाई 100% देखो। अति की बात है, के अलावा क्यों ही होनी है भाई, और इम ऑपरेशन आगे तो थारो सही हो जाओ। ठीक। अब नया जुड़ा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और समस्याएं क्या क्या है हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के सामने। तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ये भी आपको कराऊं, राजस्थान की आय किस प्रकार से इनकम जनरेट होती है, किस प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ये सब भी अपन छोटी छोटी टर्म्स हैं इसके अंदर, वो भी क्लियर करेंगे। और बजट की अवधारणा क्या है, बजट तो ऐसे मानो पहले से भी था इस सिलेबस के अंदर, नया कुछ नहीं जुड़ा है, क्योंकि बजट से सवाल करंट में पूछ लिए जाते थे। तो ये राजस्थान इकोनॉमी का वो जो पोर्शन है, जिसमें आपको ये 3 टॉपिक तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ने, 1, 2, 3 ये नए जुड़े हैं, इनको छोड़ना ही मत। ये आपको मैं बता रहा हूँ 40% कैसे लाए जाते हैं किसी भी एग्जाम में। आगे देखो, इस प्रकार से सबसे पहले आपको अच्छे से रिसर्च करनी होती है, कौन-कौन से टॉपिक निकले हैं। ऐसे नहीं कि पिछली बार एग्जाम हुआ अपन उसी के बेसिस पे चलें, बिल्कुल ही नहीं चल सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखना। पेपर चेंज होके आएगा, अपने को ये भी नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे। जो मैंने आपको अभी बताए हैं, वो सिर्फ हमारा एक अनुमान है, वो हमारी रिसर्च के आधार पर हमने एक अनुमान आपको लगा के दिया है, ये आ सकते हैं। अब आप ये अनुमान जो है इस पर बिलीव करें ना करें, वो आपकी चॉइस। मैथमेटिक्स, पहले जो मैथमेटिक्स आई थी ना 24 में, अच्छे अच्छों का धुआं निकाल दिया था उस मैथमेटिक्स ने। आईआईटी में जिनका एडमिशन था, जिन्होंने आईआईटी से बीटेक किया था ना, वो भी रो रहे थे मैथमेटिक्स में, इतनी भयंकर मैथमेटिक्स आई थी। इसलिए अब की बार बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं मैथ्स पढ़ना ही मत। अरे देवताओं, क्यों नहीं पढ़ो? वो जो पोर्शन आया था जो बच्चे कर नहीं पाए थे, इतना सारा मसाला हट गया। इसके अलावा भी और भी है जो हट चुका है मैथ में से। जुड़ा क्या है नया? ये छोटे छोटे टॉपिक, एलसीएम, एचसीएफ, औसत समय, चाल, दूरी, कार्य और समय, ये जुड़ा है 10वीं तक का। 10वीं तक की गणित पढ़ते हैं ना, उसमें 9वीं क्लास से मास्टर जी हमको ये करवाने लग जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जुड़ी हैं। फालतू का ही माहौल बन रहा है, फालतू में ही आपके दिमाग में ये चीजें भरी जा रही हैं। आप मैथ्स मत मत पढ़ो। क्यों मत पढ़ो भाई? पढ़ो, आपको पास होना है, 40% आपको लेके आने हैं। अकेला जीके मैं आपको बताता हूँ, अकेला जीके जो है ना, आप कितना ही रट लेना अकेला जीके,
अकेला जीके रट के मेरे को 40% ला के दिखाया था ना, मान जाऊंगा मैं आपको। रीजनिंग देखो इधर, पहले रीजनिंग सीधा सीधा 2 वर्ड लिखे हुए थे, लेकिन उन 2 शब्दों में पूरी रीजनिंग से सवाल पूछ लिए जाते थे। अब क्या किया है, रीजनिंग के जो टॉपिक है इनको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है, अलग-अलग एक-एक टॉपिक लिख के दिया है सिलेबस में। ब्लड रिलेशन है इसमें, इसके अलावा इसमें संख्या श्रेणी है, इसके बाद इसमें वर्ड सीरीज है, घड़ी है, कैलेंडर है, कोडिंग डिकोडिंग है और सीटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक है। जैसे एक मेज है, एक मेज के बाहर 5-6 लोग बैठे हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके, है ना? इधर ए बैठा है, इधर सी बैठा है, कौन किसके, 1-2 छोड़ के दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, इस तरह के सवाल। ये रीजनिंग के हो गए। मैथ्स और रीजनिंग मत छोड़ के जाना। करंट अफेयर में हटा क्या है, इंटरनेशनल का करंट अफेयर हट चुका है। जुड़ा क्या है करंट अफेयर्स में, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां दी हुई हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं वो सारी हमें पढ़नी है। राज्य की भी हमें पढ़नी है। तो राज्य के लिए हमें सूजस में जो हमें अच्छी अच्छी योजनाएं वगैरह मिलती हैं, तो वो उससे भी हम कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की अगर बातचीत करें तो मेरी करंट अफेयर की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पे। अभी तक अपनी एक ही क्लास भी है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, आपके लिए जो जरूरी है। वैसे 2 हो चुकी हैं, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल की। इंटरनेशनल आपके सीईटी 10+2 में से हट चुका है, तो आपके किसी काम का नहीं। फिर भी आप आरएएस पीएसआई की तैयारी भी करते हैं, तो आप अंतरराष्ट्रीय वाली क्लास है वह भी अवश्य रूप से देखें। नेशनल वाली क्लास एक बार आप जरूर देखें, उसमें मैंने वीबी जी राम जी वाला जो इकोनॉमी में एक नया टॉपिक जुड़ा है वो मैंने कंप्लीट करवा रखा है। सिर्फ 2 ही मिनट में करवा रखा है वो वाला टॉपिक। तो आप एक बार ज़रूर देखें, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएँगी। देखो पॉलिटी से आपके जो मूल कर्तव्य थे, मूल कर्तव्यों को क्या कर दिया, मौलिक कर्तव्य जो थे उनको हटा दिया गया है और ये जो नागरिक कर्तव्य हैं इनको किसमें जोड़ा, करंट अफेयर में जोड़ दिया। तो बात एक ही है, हमें तो सवाल करना है, वो पॉलिटी से करो और चाहे यहाँ से करो। फिर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा एक अधिनियम है, ये भी मैं आपको यहीं पर करवा दूँगा, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं ना, इनको छोड़ मत देना कभी भी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब हम देखते हैं राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। देखो, राजस्थान की जो हिस्ट्री है बहुत लंबी-चौड़ी है। एक बार अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं और राजस्थान हिस्ट्री के शुरू से लग जाते हैं ना, आपकी राजस्थान हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आपका बैच खत्म हो जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप। ये सच है, बिल्कुल सच है। तो राजस्थान हिस्ट्री में पहले सिर्फ 4 सभ्यताएँ थी, वही पढ़नी होती थी, लेकिन अब उन 4 की जगह सारी की सारी सभ्यताएँ हैं। सभ्यताएँ सारी हैं और साथ में पुरातात्विक स्थल है, वो भी सारे के सारे हैं। इसके अलावा प्रमुख जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ऐतिहासिक पर्सनैलिटीज़, उनको भी इस बार ऐड किया हुआ है। तो ये भी हमें खूब सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको भी हमें अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और मेरा जहाँ तक आपको सुझाव, ये पर्सनैलिटी आप 10वीं की जो किताब है राजस्थान अध्ययन की, वहाँ से ज़रूर तैयार करें। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आप देखें तो एक टॉपिक हटाया गया है, लोक देवियाँ, लेकिन आप इसको हटा हुआ ना मानें। देखो पिछले सिलेबस में लोक देवियाँ बाकायदा लिखा हुआ था, इस बार लोक देवियाँ नाम लिखा हुआ ही नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक देवियाँ हट गया है, लेकिन हटा भी नहीं है। आप बोलो गुरुजी या क्या बात कर दी थे, हट भी गो लोक देवियाँ और हट्यो भी को सिलेबस से। तो बहुत सारा बच्चा यहाँ का है जगह न्यू देखेगा सिलेबस में कि अब की बार लोक देवियाँ को निर्कुन पढ़ाओ, फिर भी लोक देवियाँ को प्रश्न आओगे, फिर यहाँ कहेगा बोर्ड तो माने आउट ऑफ सिलेबस दे दियो। अरे क्या दे दियो बोर्ड थाना आउट ऑफ सिलेबस, पर्यटन टॉपिक है तारे ज्योग्राफी का माई, पर्यटन टॉपिक ज्योग्राफी में है। और पर्यटन का माई करणी माता को मंदिर आवे थारो देश नौकाड़ो, और करणी माता ने क्या बोला है, लोक देवी बोला है। अब बताओ थे मन, आउट ऑफ सिलेबस है कोनी। प्रमुख प्रमुख लोक देवियां जो है वह थान पढ़नी पड़ेगी। जीण माता पढ़ लो जिया थे, करणी माता पढ़ लो थे जिया, है ना, झुंझुनू रानी सती है, बानते पढ़ सको हो। तो यानी कि कुछ लोक देवी है वह थान पढ़नी पड़ेगी। देखो अहिया को नहीं है कि हट गो, देखो और जहां से जो चीजें हटी हैं उनके लिए मैंने आपको मना कर दिया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे आगे देखो, इंडियन ज्योग्राफी सारी की सारी एज इट इज है, कुछ भी हटा नहीं है। एक टॉपिक नया जुड़ा है जो एनसीईआरटी से हम कवर करेंगे। एनसीईआरटी से इस तरह से हम इसको कवर करेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वह डेवलप होनी चाहिए इस टॉपिक के लिए, समझदारी हमारी विकसित होनी चाहिए इस टॉपिक के लिए। इसको समझना पड़ेगा, इसको रट नहीं सकते आप, इसको समझना पड़ेगा और इससे सवाल आएगा उसको भी समझ के ही आपको हल करना पड़ेगा। वीडियो शुरू होने से पहले शुरुआत में आपने जो वीडियो देखा था, एक बार और सुन लेना उसको अच्छे से। रोट लर्निंग, रटने की जो कला है वो सक्सेस नहीं हो पाओगे। फिर है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हटाया क्या है, मौलिक कर्तव्य, और ये जोड़ दिया कहां पे, मूल कर्तव्य आपका करंट अफेयर वाले पोर्शन में जोड़ दिया है। ये कोई दिक्कत वाली बात है। आगे देखो भाई, 4 टॉपिक जोड़े हैं जन स्वास्थ्य के, पब्लिक हेल्थ के, सीपीआर, फर्स्ट एड, नशीले पदार्थों से बचाव उनका दुरुपयोग, और जो यूथ है इनकी शारीरिक और मानसिक फिटनेस के बारे में, और एक है भाई सोशल मीडिया की लत। तो ये सोशल मीडिया की लत अगर आप में से भी किसी को बहुत भयंकर लगी हुई है ना, तो इसको छोड़ने का क्या करें, कष्ट करें, क्योंकि ये आपका मानसिक तनाव भी बढ़ाएगी और शारीरिक रूप से भी आपको सोशल मीडिया जो है वह कमजोर करती है। हर चीज का उपयोग आप
एक सीमित समय के लिए ही करें। हर चीज का उपयोग आप एक बाउंड्री के अंदर ही करें। अगर आप उस बाउंड्री को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वही चीज आपके लिए नकारात्मक परिणाम लाने लग जाती है, जो आपके लिए घातक हो सकता है। तो इन चीजों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि पब्लिक हेल्थ वाली ये चारों के चारों मैं आपको यूट्यूब पे करवा दूं। करंट अपना चल ही रहा है। अच्छा, एक राजस्थान पॉलिटी जो है, राजस्थान पॉलिटी के देखो आयोग दिए हुए हैं अपने, और आयोग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आयोग में अभी जो लेटेस्ट आयोग के कौन कौन अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इस प्रकार से आयोग में कितने सदस्य हैं, कैसे स्थापना हुई थी आयोग की, कौन कौन सी प्रमुख धाराएं हैं, तो इस तरह से आयोग से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो ऑलरेडी अपने चैनल पे अवेलेबल है। अभी 5-7 दिन पहले ही मैंने लगभग सारे आयोग करवा दिए। एक लोकायुक्त बचा है, मैं लोकायुक्त भी करवा दूंगा। जैसे पीएसआई वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रह जाएगा, लोकायुक्त वाला, पीएसआई आरएस वाले बच्चों के लिए। लोकायुक्त के अलावा और कौन सा बचता है, एक रालसा बचा हुआ है, एक रालसा करवा दूंगा मैं आपको, विधिक सेवा प्राधिकरण वाला, है ना। तो आप जो सीईटी वाले बच्चे हैं, आपके जो सिलेबस के जो आयोग हैं उनको आप निश्चित रूप से पढ़ लें, जैसे आरपीएससी वगैरह, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बाद हम देखते हैं जो जिन सब्जेक्ट्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। अब ध्यान से सुनो, अब आपको सिलेक्शन के लिए क्या करना है, 40% नंबर लाने के लिए क्या करना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। करना क्या है आपको, भाई आपको एक तो सबसे पहले थ्योरी जो है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, उस थ्योरी को पढ़ते समय आप ये ना सोचें कि मैं चीजें रटूं, आप रटे नहीं, समझने का ज्यादा प्रयास करें। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें रटना ही पड़ता है, उनको कुछ ही नहीं समझ सकते हम, उनका क्या समझे भाई साहब। महाराणा प्रताप का जन्म याद करना है, डीओबी याद करनी है, याद ही करनी है, रटनी पड़ेगी, समझने का कोई आधार नहीं है। हाँ, समझना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप से पहले किसका शासन था, महाराणा प्रताप के बाद में किसका शासन था, उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं, तो इसके अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म जो है वह इस वर्ष से लेके और इस वर्ष के बीच में हो सकता है। तो ये थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग आप अपनी डेवलप कर सकते हो, बट वही है कि उसके लिए आपको थ्योरी खूब पढ़नी पड़ेगी, बार-बार आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब देखो, थ्योरी पढ़ने के बाद प्रॉपर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे तैयार होगी, किससे तैयार होगी भई आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग? वो होगी प्रैक्टिस से। देखो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की, आपका 40% का क्राइटेरिया ना तो आज पूरा होगा, ना आपसे वो कल पूरा होगा। सीधी साफ बात मैं आपको बता देता हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 40% आपको नौकरी तो नहीं दिलाएँगे, डायरेक्टली आपको नौकरी नहीं दिलाएँगे, लेकिन इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि आपकी नौकरी लग गई है। इतनी सारी पोस्टें आएँगी अभी ये एग्ज़ाम होने के बाद में, जो बच्चे फेल होके बैठेंगे ना, वो बच्चे खुद यूँ सोचेंगे, अरे यार! मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा? इतनी वैकेंसी आएँगी और बच्चे जो हैं इसमें पास होंगे, बहुत कम संख्या में बच्चे पास होंगे। इसीलिए तो ये एग्ज़ाम करवाई जा रही है कि लास्ट में जब भर्ती परीक्षाएँ हो, उस भर्ती परीक्षाओं में बच्चों की ज़्यादा संख्या नहीं हो, भीड़ ज़्यादा नहीं हो। वरना क्या आवश्यकता थी सीईटी की? डायरेक्ट वही एग्ज़ाम करवा देते। तो ये भीड़ कम करेगा बोर्ड कैसे भी करके। और भीड़ कैसे कम करेगा? पेपर बिल्कुल ही सरल नहीं बनाएगा। आपके वहम हो ना अगर कि पेपर सरल बनेगा पेपर, ना, ना, सवाल ही पैदा नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें? या तो आप कहीं न कहीं से कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करोगे, या आप पेपर लेके आओगे, मॉडल पेपर वगैरह लेके आओगे, या आपके पास जो भी थ्योरेटिकल बुक्स हैं, उन बुक्स में पीछे कुछ क्वेश्चन्स दिए होंगे, आप उनसे अपनी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, आपके पास जो भी सोर्सेज़ हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आप मेरी एक बात ज़रूर मानोगे प्रैक्टिस के लिए, देखो प्रैक्टिस आप जहाँ से भी करें, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन्स आप सोल्व करें, वो क्वेश्चन्स आप एक बार ज़रूर देख लें कि अगर 10 सवाल दिए हुए हैं, तो 10 में से सिर्फ 2 सवाल ही ऐसे हों जो रटने वाले सवाल हों, जिनमें रटने वाले फैक्ट्स पूछे गए हों। बाकी 8 सवाल ऐसे होने चाहिए जिस प्रकार से आपका कर्मचारी चयन बोर्ड वर्तमान में उनका जो पैटर्न है, जिस तरह से वो सवाल पूछ रहे हैं, बहुकथनात्मक सवाल पूछते हैं, सूची मिलान वाले सवाल पूछते हैं, कथन 1 आधा 2 सही है, कथन केवल 1 सही है, कथन 3 और 4 सही है, इस प्रकार के प्रश्न। और उनमें भी कथनों के अंदर जो चीजें दी हुई होती हैं, वो भी एज़ इट इज़ ऐसे कोई ना कोई फैक्ट नहीं होता। एक कथन में कोई फैक्ट दे दिया, दूसरे में कहीं न कहीं से कोई कांसेप्ट दे दिया, ताकि बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि वो बोर्ड ये टेस्ट करना चाहता है कि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग कितनी है। सिर्फ रोट लर्निंग नहीं देखना चाहता कि आप में रटने की कला कितनी है। तो उस रटने की कला पे चलते रहोगे, प्रैक्टिस अच्छे प्रश्नों की, अच्छे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, तो ये जो 40% है, इसको भूल जाना। मैं कह रहा हूँ 30% लाने मुश्किल हो जाएँगे। ये तो है हकीकत, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हकीकत है। और जिन बच्चों की ये वहम है ना कि हम सिर्फ जीके पढ़ के 40% ले आएँगे, तो ले आना। मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएँ। कोई भी आपको सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, मैथ्स भी नहीं छोड़ना है, इंग्लिश। अब देखो, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के लिए बोलते हैं, सर इंग्लिश तो हम कैसे पढ़ें? अरे भाई साहब, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक टॉपिक दिया हुआ है।
वो टॉपिक तो कम से कम तैयार कर लो, और नहीं होते तो वो छोड़ दो, पूरा सब्जेक्ट मत छोड़ो, वो पैसेज वाला तो कर लो, उस पैसेज से 3 या 5 सवाल बोर्ड पूछेगा आपसे। तो कम से कम पैसेज की तो प्रैक्टिस कर लो। अब पैसेज की प्रैक्टिस भी कैसे करें? आप ऐसे पुराने पैसेज नहीं उठा सकते, गाय हमारी माता वाले इस टाइप के पैसेज। आपको पैसेज कैसे उठाने पड़ेंगे इंग्लिश में? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि वर्तमान में जो टॉपिक चल रहे हैं, है ना? E20 पेट्रोल वाला कोई वो जो टॉपिक चल रहा है, इससे रिलेटेड उठा सकते हैं। आप जेन ज़ी से संबंधित उठा सकते हैं कोई भी पैसेज। जेन ज़ी से संबंधित कोई आपको आर्टिकल मिल जाएगा, उससे संबंधित उठा सकते हैं। और जेन ज़ी से आप याद रखेंगे, जेन ज़ी वाला एक डाकघर खुला है, जेन ज़ी डाकघर नाम उसका। देश का पहला एम्स है जिसमें इस प्रकार का डाकघर खुला है। ये एम्स कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ का एम्स है? क्या नाम है जम्मू कश्मीर में इस एम्स का? विजयपुर एम्स। यहाँ पर क्या खुला है? जेन ज़ी वाला डाकघर खुला है ना। तो अपन इंग्लिश की बातचीत कर रहे थे, टॉपिक से बाहर चले गए। तो इंग्लिश की बातचीत कर रहे थे। इस तरह के आपको टॉपिक्स जो हैं ये कंप्रिहेंशन पैसेज जो हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे कभी मत सोचना कि सर पैसेज वाला तो कोई नहीं, वो तो हमें पैसेज में उत्तर मिल जाएगा, हम तो वहीं से मामला चेप देंगे। नहीं चिपकेगा भाई साहब, नहीं चिपकेगा, है ना? ऐसा प्रश्न बना के देंगे पैसेज से आपको वोकैब भी समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? इतना आसान होता 40% लाना, इतना ही आसान होता तो पता नहीं कितने सारे बच्चे पास हो जाते। और बोर्ड में जो बैठे हैं उनको भी इस बात का पता है कि अगर पेपर गलती से इजी बन गया, इतने बच्चे पास हो जाएंगे कि फिर क्या ही मतलब रहेगा वीडियो वगैरह तो आपकी ग्रेजुएशन में होगी, राजस्थान पुलिस वगैरह, जमादार भर्ती वगैरह और भी इसमें जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनको करवाने का क्या ही मतलब है फिर। तो आप भी समझो इस चीज को। तो ये 40% लाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। मेरी और सीसीपी परिवार की आप सभी को हमेशा शुभकामनाएं, हमारी दुआएं आपके साथ में हमेशा रहेगी। जहां तक हो सकेगा वहां तक हम प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, और कुछ टॉपिक्स हैं उनकी हम वीडियो भी निश्चित रूप से लेके आएँ। करंट की क्लासेस जो हैं वो हमारी रेगुलर चलती रहेंगी। वो आपकी एग्ज़ाम से पहले-पहले मैं आपको पूरा का पूरा करंट इतना शानदार करवा दूँगा, चाहे उसमें स्टेट का करंट हो। करंट से जो आपने टॉपिक देखे हैं करंट के अंदर, ये मैं कुछ भी नहीं छोड़ूँगा। एक टॉपिक जो है वह भी नहीं छोड़ूँगा करंट में। ये 3 तो मैं लिख-लिख के अलग से करवाऊँगा, ये तीनों के तीनों तो। ये तीनों के तीनों अलग से कराऊँगा। इनके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स करेंगे अपन, है ना? ये जो योजनाएँ हैं, कार्यक्रम और नीतियाँ हैं, कुछ योजनाएँ हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, ये भी हम अलग से पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें। आप सभी बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर जॉइन कर लेंगे भई। वो इसलिए जॉइन कर लेंगे क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन्स भेजते रहते हैं। हालाँकि क्वेश्चन्स का लेवल जो है वो हम टेलीग्राम पे भयंकर हार्ड रखते हैं। वो इसलिए हम हार्ड रखते हैं ताकि हम आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। हम इसी क्रम में चल रहे हैं जिस क्रम में बोर्ड चल रहा है, जिस क्रम में बोर्ड का अपना पैटर्न है, जिस क्रम में बोर्ड के अपने पेपर सेटर चल रहे हैं, हम डिट्टो उसी पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करें, एक बार देखें, उन प्रश्नों को हल करके देखें। ज़्यादा प्रश्न भी हम नहीं डालते हैं, हम दिन में 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 प्रश्न, 5 से ज़्यादा हम कभी प्रश्न नहीं डालते, उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ में होता है। अगर आपका गलत हो जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन देखें, उस प्रश्न को सही करें। आपको पता लग जाएगा कि ये लोग कितना एनालिटिक क्वेश्चन हमारे हमारे लिए टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। कितना शानदार एमसीक्यू डाल रहे हैं जिसमें हमारी जो 360 अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल हमारी कवर होनी चाहिए। इस प्रकार का सवाल आपके लिए टेलीग्राम पे होगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। हम जल्दी ही मिलेंगे हमारे किसी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक आप करंट अफेयर वाला वीडियो देख लेना, आयोग वाले वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वो देख लेना। वीडियो कैसा लगा, आपको कितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगी, ये इन्फॉर्मेशन भी आप मुझे ये कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे अपनी बात ज़रूर बताएँ। मैं सारे बच्चों के कमेंट्स खुद पर्सनली रीड करूँगा, कोशिश करूँगा मैं खुद ही आपका रिप्लाई भी करूँ, लेकिन ये ज़रूर बताएँ कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी वैल्यूएबल लगी। एक बात मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 40% मार्क्स लेके आना आसान नहीं है। अगर लेके आना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट उठाएँ, अच्छे से अच्छी उसकी प्रैक्टिस करें, बार-बार प्रैक्टिस करें, बार-बार प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें, खूब पसीना बहाएँ, तब जाके आपका, आपके माता-पिता का, आपके समाज का, आपके देश का नाम जो है, वो आप रोशन कर पाएँगे। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। थैंक यू वेरी मच।